हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एमपी सेट 2026 के पेपर, जो कि अभी रिसेंटली 1 मार्च में जिसका एग्जाम हुआ है। और पेपर को मैंने ओवरऑल एनालाइज किया एंड पेपर काफी मुझे तो इजी लगा। ये जो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि जो ये क्वेश्चन का ये आंसर है वो क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्यों वाली चीजें ना हमारे दिमाग से बहुत जल्दी स्किप हो जाती हैं। हम सिर्फ रट्टा मारने के लिए अगर आंसर करते हैं ना तो वो आगे स्किप हो जाती हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्रिमिनोलॉजी वन ऑफ द पार्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ सर्वे डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो क्वेश्चन क्या है कि सर्वे मेथड जो रिसर्च का होता है उसमें हम डेटा को जैसे कलेक्ट करते हैं तो वो किस किस तरीके से कर सकते हैं। एंड ऑप्शंस आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड से, पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल। और इनमें से हमें ग्रुप्स दे रखे हैं कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे मेथड में पर्सन ने किसी को ऑब्जर्व किया, रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया एंड अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम इसमें डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है किसका, इंटरव्यूअर का, रिसर्चर का रिस्पोंडेंट से। वो फोन कॉल के थ्रू भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और इंटरव्यू में आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी रहता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी रहता है। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च किस तरीके से है। ठीक है, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, मगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये मैं बात कर रही हूँ इंटरव्यूअर की। क्वेश्चनर आप लोगों को पता है, क्वेश्चनर क्या होता है, जहां पर आप अपने क्वेश्चन जो है रिस्पोंडेंट्स को दे देते हैं और उसको कहते हैं आप फिल करके मुझे शेयर कर दीजिए। अब वो फिजिकली भी हो सकता है, मतलब आपने फिजिकल कॉपी रिस्पोंडेंट को दी, अपने सामने बिठवाया और उससे ले लिया, या फिर आप उसको मेल कर देते हैं कि आपको पास जब भी टाइम हो आप फिल करके आप मुझे थ्रू मेल भेज दीजिए, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने क्वेश्चंस अपने शेयर कर दिए और उनको कहा कि फिल करके आपके पास जब भी टाइम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चनर का एक ड्रॉबैक क्या रह जाता है कि जो इलिटरेट पर्सन है वो इसको नहीं भर पाते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू वहां पर अगर जो भी रिस्पोंडेंट है अगर इलिटरेट भी है तो भी रिसर्चर जो है उनसे अपनी चीजों को बात निकाल सकता है या उसको नोट डाउन कर सकता है। देन बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल क्या होता है, क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जिसको ई न्यूमरेटर, है ना, एक टर्म है यहाँ पर ई न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर के द्वारा फिल करवाता है। ठीक है, जिसके लिए ई न्यूमरेटर बेसिकली कोई भी हो सकता है, रिसर्चर के फील्ड वर्कर जो होगा, जो जिसको रिसर्च का अच्छा नॉलेज है और रिसर्चर ने उसे अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ है, तो वो सारे फॉर्म्स को फिल अप करता है। लेस फ्लेक्सिबल है कंपैरेटिव टू इंटरव्यू, बट ये भी वन ऑफ द मेथड है डेटा कलेक्शन का सर्वे में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। इनमें से कौन सा जो मेजरमेंट स्केल है ज्यादातर यूज नहीं हो। ठीक है, एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, क्लस्टर स्केल या ऑर्डिनल स्केल। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है क्लस्टर स्केल, क्योंकि क्लस्टर स्केल जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास होता है नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और होता है हमारे पास रेशियो स्केल। ठीक है, ये क्लस्टर स्केल हमारे पास नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्लस्टर स्केल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देन इनको हमें सीक्वेंस में करना है। डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू, बिल्कुल सही। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हम करते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, एंड फाइनली जब हमारा हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं, वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हैं, तब हम करते हैं डेटा कलेक्शन। तो सीक्वेंस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है इनमें से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप टर्म्स ध्यान रखें कि नॉट बोला गया है।
ऑप्शन क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, ये तो बिल्कुल सही बात है, हाइपोथेसिस एकदम क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, है ना, कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में या मोर देन टू वेरिएबल्स है उनके बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हाइपोथेसिस के थ्रू हमें पता चलना चाहिए, ये भी सही बात है। देन हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप, ये जो बात है ये गलत है। हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए क्योंकि हमारे पास काफी चीजों का कंस्ट्रेंट रहता है, रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट रहता है और टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो हम अनलिमिटेड स्कोप नहीं होना चाहिए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस प्रिसाइज होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना, फोकस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, यस, हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर पाए ऐसा होना चाहिए। सो इनकरेक्ट आंसर जो है, मतलब जो बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है? ऑप्शंस क्या है आपका, रैंडम सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन, बहुत बार ये सवाल नेट में भी आया हुआ है, सैम्पलिंग के क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं, तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रैंडम सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग करके कुछ नहीं होता है। कोटा सैम्पलिंग हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हम कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग को, है ना। ये जो होता है हमारा, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। सो करेक्ट ऑप्शन है रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा एडजस्टिंग मेथड, इनमें से कौन सा डेटा एडजस्टिंग मेथड नहीं है, हमको ये बताना है। तो पहले हम ये समझेंगे कि डेटा एडजस्टिंग मेथड होता क्या है। सो डेटा एडजस्टिंग मेथड क्या होता है, वो टेक्निक्स होती हैं जहां पर हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई डेटा वैल्यूज और स्ट्रक्चर्स, क्या, जहां पर हम जो भी हमारे पास डेटा है उसके वैल्यूज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं फॉर एनालिसिस, है ना, एनालिसिस के लिए। अब इसमें ऑप्शन क्या है, वेट असाइनिंग, वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन, डेटा क्लीनिंग एंड स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट असाइनिंग क्या होता है। सो वेट असाइनिंग क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा डेटा है ना, और हम हमारे रिस्पोंडेंट जो है अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो इसको बेहतर तरीके से हम समझते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक डेटा को हम ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं कंपेयर टू दूसरे डेटा के। तो दिस इज वेट असाइनिंग। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आपके जो रिस्पोंडेंट कैटेगरी है वो दो रिस्पोंडेंट कैटेगरी है, एक है जनरल पब्लिक और दूसरे हैं लॉयर्स या एक्सपर्ट्स। तो अगर मैं मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैं वैल्यू जो दे रही हूँ वो एक्सपर्ट्स के डेटा को दे रही हूँ और लेस वैल्यू मैं दे रही हूँ उस जनरल पॉपुलेशन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेट असाइनिंग, जिसमें मैं कुछ डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, कुछ डेटा को कम इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। देन हम बात करते हैं वेरिएबल री स्पेसिफिकेशन की। वेरिएबल री स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जहां पर हमने क्या करा, हमारे पास जो भी रॉ डेटा है उसको हमने क्या कर दिया, डिफाइंड कर दिया, ग्रुप्स में बांट दिया। जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसको हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है या फिर ग्रुप कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास जो रिस्पॉन्सेज कलेक्ट हुए हैं उसमें बहुत एज रेंज आ गया है ना, 18 साल के बच्चे भी हैं, 19 साल के बच्चे भी हैं, 20 साल के बच्चे भी हैं। तो 18 से लेकर 35 साल के लोग जो हैं आपके रिस्पोंडेंट्स हैं। अब इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, चलिए आपने दो का ग्रुप बना, 18 से 20, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक ग्रुपिंग कर ली, क्लस्टर बना लिया है ना, ग्रुप बना लिया। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी डेटा एडजस्टिंग मेथड है और पहले वाला भी डेटा एडजस्टिंग मेथड है। बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की। अब डेटा क्लीनिंग क्या होता है, देखो ये सारे जो है ना, वेट असाइनिंग, वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन, ये सब डेटा एडजस्टिंग मेथड है। अभी कंफ्यूज मत हो जाना आपकी, मैंने सब पे टिक लगा दिया तो यही सही आंसर होगा। तो डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, आप एरर्स को रिमूव करते हो, है ना। डेटा को क्लीन करने में आप क्या कर रहे हैं, एरर रिमूव करते हैं। जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको आप हैंडल करते हैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, और जो करेक्टिंग इनकंसिस्टेंसीज, जो भी इनकंसिस्टेंसी आई है आपकी डेटा कलेक्शन में, आप उसको करेक्ट करते हैं। ये क्या हो गया, आपका डेटा क्लीनिंग का प्रोसीजर होगा। तो ये आपका जैसे है बेसिकली डेटा एडजस्टिंग मेथड। नहीं, यहाँ पर आप डेटा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर डेटा को क्लीन कर रहे हैं। जो भी एरर है उसको रिमूव कर दे रहे हैं,
ठीक है, जो भी मिसिंग वैल्यूज आपको फिल कर दे रहे हैं या उसको हटा दे रहे हैं इस तरीके से। एंड लास्ट वन इज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। स्केल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो मेजरमेंट स्केल होता है उसको चेंज कर रहे हैं, मेजरमेंट स्केल चेंज है ना। जैसे आपने क्या करा, सिंपली रॉ स्कोर थे जैसे कि 378 आउट ऑफ 500 लेकर आए, 250 लेके आए आउट ऑफ 500 लेके आए। अब आपने मार्क्स ना लेके इसको क्या कर दिया, परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, स्केल को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू विगमोर टेस्ट कम्युनिकेशंस मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। विगमोर टेस्ट कम्युनिकेशन का क्या कहता है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो विगमोर टेस्ट क्या करता है कि कोर्ट्स को हेल्प करने में डिसाइड करता है कि किस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए या फिर कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जाए। तो द कम्युनिकेशन मस्ट ओरिजिनेट इन अ कॉन्फिडेंस दैट दे विल नॉट बी डिस्क्लोज। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं कि हमें ध्यान रखना होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए और डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, then this element of confidentiality must be essential to the full and satisfactory maintenance of the relation between the parties। ये confidentiality बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी दो पार्टीज हैं उनके बीच में रिलेशन को सेटिस्फैक्ट्री रखने के लिए, कंप्लीट रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी जो है पार्ट है। नेक्स्ट वन इज द रिलेशन मस्ट बी one which in the opinion of the community ought to be sedulously fostered। तो ये जो आपके रिलेशन मेंटेन की बात आती है वो कहती है कि बहुत केयरफुली उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन द इंजरी दैट वुड इंज्योर टू द रिलेशन बाय द डिस्क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द बेनिफिट देयर बाय गेन्ड फॉर करेक्ट डिस्पोजल ऑफ लिटिगेशन। कि जब आपने वो उस रिलेशन को इंजर कर दिया है ना, आपने कोई एक ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर दिया जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और उसकी वजह से जो आपका रिलेशनशिप में इंजरी हुई है उसमें अगर आपको जस्टिस मिलना था, अगर आपको जस्टिस भी मिलता है बट आपकी प्राइवेसी, आपका जो कम्युनिकेशन जो आपको डिस्क्लोज नहीं करना था वो सब डिस्क्लोज हो गया, तो वो जो आपको जस्टिस मिला है, आपका करेक्ट डिस्पोजल हुआ है, उस या जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो जो है ज्यादा नहीं हो पाया, लॉस ज्यादा हो गया, वो इंजरी ज्यादा हो गई और जो आपको उससे गेन जो मिला वो बहुत कम मिला। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट वन इज मोजाइक प्लेजरिज्म। मोजाइक प्लेजरिज्म क्या होता है भाई, जिसे हम पैचवर्क प्लेजरिज्म भी कहते हैं ना, पैचवर्क प्लेजरिज्म। अब ये कब होता है, जब रिसर्चर क्या करता है, बिना साइटेशन के वर्ड टू वर्ड जो है कॉपी करता है। क्या ये हमारा मोजाइक प्लेजरिज्म है? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यूजेस आइडियाज अनइंटेंशनली। हमने जो आइडियाज हैं वो अनइंटेंशनली यूज कर लिए, क्या ये पैचवर्क है? नो। रीराइट्स द ओरिजिनल टेक्स्ट बाय यूजिंग सिनोनिम्स बट कीप द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट के जो कुछ वर्ड्स हैं उसके बदले में हमने सिनोनिम्स यूज कर लिए। सिनोनिम्स मतलब जैसे ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है तो उसके बदले मैंने प्रिटी वर्ड यूज कर लिया, या फिर इसी तरीके से सिमिलर, जैसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं हिंदी में, उस तरीके के वर्ड्स यूज करके आइडिया सेम, स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ चीजें सेम है, सिर्फ आपने क्या करा, वर्ड्स को के सिनोनिम्स को यूज कर लिया। क्या ये पैचवर्क प्लेजरिज्म है? यस, दिस इज प्लेजरिज्म, मोजाइक प्लेजरिज्म। नेक्स्ट वन, कॉपीज फ्रॉम अनपब्लिश्ड वर्क। अगर आप अनपब्लिश्ड वर्क से कॉपी करते हैं, क्या वो मोजाइक प्लेजरिज्म है? नहीं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट को रीराइट कर रहे हैं यूजिंग सिनोनिम्स। ठीक है, लेकिन आज स्ट्रक्चर उसका सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो एम है प्राइमरीली वो क्या है? एस्टेब्लिश न्यू थ्योरी, न्यू थ्योरीज बनाना? नो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का न्यू थ्योरी बनाने से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्म लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स? नो। प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स? नो। डिस्कवर फैक्ट्स रिलेटेड टू सिचुएशन? यस। देखो जी, जब आप न्यू थ्योरीज की बात करते हैं तो न्यू थ्योरी तो तब बनेगी जब हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, किसी चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें न्यू न्यू थ्योरीज पता चलेंगी। देन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो
जहाँ पे कंट्रोल्ड सेटअप होता है तो वो हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। लैब कंडीशन में आपको सारी चीजें कराई जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। देन फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा हो जाएगा, प्रेडिक्टिव रिसर्च। तो ये आपके रिसर्च टाइप्स हो गए। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो किस पे फोकस कर रहा है, फैक्ट्स को डिस्कवर करने में, जैसे जो भी चीज जैसे उसको डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इनमें से कौन सा जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होता है। सिलेक्टिंग अ सैंपल सब्जेक्ट, आपने किसी सैंपल सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, यस दिस इज करेक्ट। ग्रुपिंग ऑन और पार्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स को हम कंट्रोल में कन्वर्ट कर कंट्रोल ग्रुप रखते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखते हैं, तो हम क्या करें, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, तो ये भी होता है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देन नेक्स्ट वन इज कंडक्टिंग द पायलट स्टडी, ऑफ कोर्स पायलट स्टडी तो किया ही जाएगा। एंड लास्ट वन इज प्रिपेयरिंग अ लिटरेचर रिव्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बेसिकली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें हम लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक जनरल रिसर्च का पार्ट है। आप हर रिसर्च में जो है ये करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो पार्ट है वो ऊपर के जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ प्रिजन्स एक्ट 1894 डिफाइंस द टर्म प्रिजन। प्रिजन्स एक्ट 1894 में कौन सा जो सेक्शन है वो प्रिजन को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4। तो जनरली आप ज्यादातर एक्ट उठाएंगे तो उसमें सेक्शन 2 के अंदर ही सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट प्रिजन एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में आपको प्रिजन की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर साइड में मैंने प्रिजन के बारे में बताया है, मतलब प्रिजन की जो डेफिनेशन प्रिजन एक्ट में लिखी हुई है, इट इज प्रिजन मीन्स एनी जेल। प्रिजन का मतलब कोई भी जेल या कोई भी जगह जिसको परमानेंटली या टेम्पररी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू बाय स्टेट गवर्नमेंट प्रिजनर्स को डिटेन करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर सारे लैंड और बिल्डिंग्स आएंगे। और बेसिकली प्रिजन क्या है, एक जेल है या एक ऐसी जगह है जिसको परमानेंटली या टेम्पररी स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल ऑर्डर के थ्रू या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू प्रिजनर्स को डिटेन करने के लिए बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रूल 2 के सबसेक्शन 1 ऑफ द नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स स्टेट्स दैट। तो नेल्सन मंडेला रूल्स है जो 2015 में आए, उसका रूल नंबर 2 का सबसेक्शन 1 इनमें से कौन सी बात कहता है। पहला, देयर शैल बी अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रिजन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन एवरी प्लेस वेयर पर्सन्स आर इम्प्रिजन्ड। स्टैंडर्डाइज्ड प्रिजन में एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जहां भी आप पर्सन को इम्प्रिजन करके रख रहे हैं। तो ये वाली बात नहीं कही गई है। These rules shall be applied impartially without any discrimination। जो भी रूल्स हैं, कौन से रूल्स, ये जो प्रिजन नेल्सन मंडेला रूल्स हैं, ये सभी लोगों पर, सभी प्रिजनर्स पर इक्वली अप्लाई होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स को लेके, कलर को लेके, रेस को लेके, लैंग्वेज को लेके, उसके बर्थ प्लेस को लेके, रिलीजन, पॉलिटिक्स और किसी भी तरीके का ओपिनियन, इनमें से किसी भी बेसिस पर हम उनके साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल प्रिजनर। तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में जो ये बातें लिखी हुई हैं कि दैट दीज रूल्स मस्ट शैल बी अप्लाइड इम्पार्शियली। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ओके सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ऑल प्रिजनर्स शैल बी ट्रीटेड विद द रिस्पेक्ट ड्यू टू देयर इनहेरेंट डिग्निटी। जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सबको रिस्पेक्ट से हमको ट्रीट करना है क्योंकि उनकी इनहेरेंट डिग्निटी है। एंड लास्ट ऑप्शन इज नो पर्सन शैल बी रिसीव्ड इन अ प्रिजन विदाउट अ वैलिड कमिटमेंट ऑर्डर। जब तक कोई वैलिड कमिटमेंट ऑर्डर नहीं आता तब तक किसी भी पर्सन को प्रिजन में रखा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that punishment in itself is an end। मतलब बेसिकली कह रहा है कि पनिशमेंट इज द अल्टीमेट गोल होना चाहिए, कि अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ऑप्शंस क्या है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी या रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। जहाँ पे आपने पढ़ा था
एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। अगर उस पर्सन ने कुछ गलत किया है तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए, ठीक है। बाकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो किस पर फोकस करती है, प्रिजनर्स के रिफॉर्म होने के ऊपर बात करती है। प्रिवेंटिव थ्योरी जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर बात करती है कि पर्सन जो है फर्दर क्राइम ना करे। डेटरेंट थ्योरी जो है वो लोगों में फियर पैदा करने के लिए डेटरेंट थ्योरी बात करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म पिनोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रांसिस लीबर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Next, and this is the last question of this video. Question is, in which case it was held that capital punishment is not a violation of Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India, hence capital punishment is constitutionally valid. इनमें से किस केस में ये कहा गया था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन नहीं करता है किसी भी तरीके से, एंड जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात को परमिट करता है कि आप एज एन पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। ओके, सो ये बोला गया था। एंड ऑप्शंस देखिए क्या है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, लक्ष्मा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राजू सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर डी इज जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो जगमोहन सिंह वाला जो केस है दैट वाज दिस कैपिटल पनिशमेंट वाले इशू पर बात करी थी। फाइव जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठी थी। कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दिया जा रहा है तो वो पूरा जो भी लॉ में प्रोसीजर होता है उसको पूरा फॉलो करके दिया जाता है, क्या। तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन के साथ पूरा जस्टिफाइबल हो रही है चीज़ें, जो भी उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है काफ़ी सोच समझने के बाद उसको वो पनिशमेंट दी जा रही है क्योंकि पूरा प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।